हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। टेस्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे आज। इसके नेक्स्ट ये वीडियो का पार्ट 2 होगा। यहाँ पे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जो भी लोग पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो @UPSC विद हरीश। और पर्सनल अगर किसी को कोई डाउट होता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप @Harish_696969 पर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले कि आप लोगों ने जिन्होंने टेस्ट अभी तक नहीं दिए होंगे, बाकी के जो 6 टेस्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, वो आप मेरे यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ पर आप कर सकते हो उनको कंप्लीट। और उसके बाद में अगर जिनको इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो तो इकोनॉमी के लिए भी वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो भी आप वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, इकोनॉमी के देख सकते हो। तो इसमें देखिए निम्नलिखित टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कराए जाएंगे। अगेन मैं बता देता हूँ कि तब तक मैं पहले के जो क्वेश्चंस किए गए हैं, आप लोगों को अपने पास डायरी रखनी है, डायरी में नोट करना है कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन जब मैं बताऊंगा तो उससे सुन के आप देख लेना है कि उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 51 से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा, उपयुक्त में से कौन सी स्थिति अर्थव्यवस्था में कुशल मौद्रिक नीति संचरण, यानी कि कुशल मौद्रिक नीति संचरण की बात कर रहा है। तो हम पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। आप लोग तब तक वीडियो को पॉज करिए, आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, तो कुशल मौद्रिक नीति संचरण क्या होता है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्यों किया जाता है। पहले हम समझते हैं क्यों ज़रूरत है इसे करने की। तो ट्रांसमिशन क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए कुछ आर्थिक लक्ष्य होते हैं, आर्थिक लक्ष्य, इनकी प्राप्ति के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में परिवर्तन किया जाता है बार बार। जैसे कैसे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, साथ ही में हमें ग्रोथ पर ध्यान देना। ठीक है, हमें इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करनी है और ग्रोथ भी बढ़ानी है। तो ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के द्वारा इन चीज़ों को किया जाएगा। अब ऐसे होता क्या है, इससे क्या होगा, जैसे कि मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन होगा। ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन होगा तो जो है कुल मांग वक्र जो है, कुल मांग वक्र यहाँ पे जो है स्थानांतरित हो जाएगा। अभी क्या होगा, यानी कि मूल्यों में परिवर्तन होगा। फिर मूल्यों में परिवर्तन होता है, मूल्यों में परिवर्तन होने से क्या होगा, जो रियल जीडीपी है और रोजगार है इनमें परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन वर्क करता है। अब आप समझिएगा कि किस तरह से काम करेगा। जैसे अब स्टेटमेंट आप पहली पढ़ेंगे, रेपो दर में कमी से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी आ जाती है। देखिए आपको पता होगा कि अब रेपो रेट कैसे काम करता है। इससे पहले देखो इकोनॉमी की जो क्लासेस है वहाँ पे मैंने रेपो रेट वाला कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। रेपो रेट क्या होती है, यानी कि आरबीआई ये है, अब यहाँ से बैंक ए है, यहाँ से ये पैसा लेने के लिए पहुँचा, इसने कहा भाई ठीक है मुझे पैसा दे दो, तो ये रेपो रेट पर तय होगा कि भाई अभी 6.5 मतलब अभी जो है फिलहाल 6.25 का रेपो रेट है, तो ये लेके आएगा 6.25 पे, ये आगे कस्टमर को 8% पे इंटरेस्ट पे दे देगा। ठीक है, रिवर्स रेपो इसका उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। अभी क्या होगा कि अब अगर आरबीआई रेपो रेट, ये क्या कह रहा है, कमी होगी, रेपो रेट में कमी होगी, तो ये कम हो गया रेपो रेट, मान लेते हैं हाँ ये 5% कर दिया, तो ये रेपो रेट में क्या करेगा, ये 7% पे इंटरेस्ट पे देने लगेगा। तो क्या होगा, लोग ज़्यादा लोन लेने के लिए पहुंचेंगे, लोग ज़्यादा लोन लेंगे तो खर्च ज़्यादा करेंगे। ठीक है, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, कमी नहीं होगी। मुद्रा का रेपो दर में कमी करने से मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी, तो ये तो गलत हो जाता है। अब आपको इसको समझे होंगे। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत होगा। दूसरा देखेंगे, मुद्रा रेपो दर में वृद्धि से वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है। देखिए अब आप समझेंगे कि जब अभी ये मैंने जो बताया था, रेपो रेट में अगर हम वृद्धि कर देंगे तो वस्तुओं की कीमतों में कमी होनी शुरू होगी, क्योंकि लोगों के पास में कम पैसा पहुंचेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, कम पैसा पहुंचेगा, उनके पास कम होगा, तो वस्तुओं की कीमतें भी यहाँ पे गिरनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। भारत में हरित क्रांति के उपयुक्त में से कितने परिणाम हैं। देखिए पहले हम हरित क्रांति की बात करते हैं। जो इसका हुआ क्या था, एम एस स्वामीनाथन जी थे। ठीक है, इन्होंने इस को शुरू किया था। और एम एस स्वामीनाथन जी ने क्या, हाई यील्ड वैरायटी के जो HYV के जो सीड्स थे उनको उनके मतलब उपयोग को बढ़ावा दिया था यहाँ पे। और फिर क्या हुआ कि इनका विकास कब हुआ, 1967 8 से लेकर, यानी कि 1967 8 से लेकर ये चली थी 1977 और 78 तक। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस समय उत्पादन जो हुआ था वो लगभग 131 मिलियन टन उत्पादन पहुँच गया था। ठीक है, तो भारत में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हरित क्रांति की, तो उसकी वजह से कुछ
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की चीज़ें सामने आई हैं निकल के। जैसे कि अब हम समझेंगे कि कृषि उत्पाद में उत्पादकता में वृद्धि, बिल्कुल ये तो सही है, सिंपल है, सबको पता होगा। दूसरे रसायनों का उपयोग, देखिए अब आप देखेंगे कि पंजाब हरियाणा जैसी जगह में बहुत ज़्यादा रसायनों का उपयोग करने लगा। ठीक है, मोनोक्रॉपिंग, अब जैसे कि चावल और गेहूं को इसी को ही ज़्यादा उगाने पे शुरू हो गया। मोनोक्रॉपिंग यानी एक के बाद एक ही फसल को ही उगाना शुरू हो गया। भौमजल में कमी हुई, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे भौमजल में भी कमी होती है, तो इसका आंसर होगा डी, बिल्कुल सही होगा। और हरित क्रांति के प्रभाव पूरे देश में समान नहीं फैले हैं, ये कुछ यहाँ पंजाब हरियाणा ऐसे क्षेत्रों में ही सिमट के रह गए थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे नेक्स्ट 53। यहाँ पर देखेंगे भारत में सूक्ष्म बीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले हम सूक्ष्म बीमा जान लेते हैं, होता क्या है सूक्ष्म बीमा। सूक्ष्म बीमा जो है कि यानी कि 2 लाख रुपए तक की राशि की बीमित होती है इसमें, यानी कि बीमित जो राशि होगी इसमें वो 2 लाख रुपए तक की होती है। अब सूक्ष्म है क्या, सूक्ष्म बीमा के बारे में हम समझेंगे तो इसमें क्या गरीब जो है, यानी कि अब देखो सूक्ष्म बीमा की बात कर रहा है, वर्ड को समझ लीजिए कि यानी कि सूक्ष्म यानी कि छोटे से किसको, बड़े लोगों को तो नहीं कहेगा, बड़े पूंजीपतियों को करने के लिए, यानी कि समाज का जो कमजोर वर्ग होगा, गरीब होगा, उन्हीं के लिए होगा, क्योंकि उनकी बीमित राशि भी सिर्फ 2 लाख रुपए ही है। किसके द्वारा किया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा एनजीओज हैं, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, या फिर स्मॉल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी कि सूक्ष्म वित्त संस्थान होते हैं, उनके द्वारा ये सुविधा प्रदान की जाती है। यानी कि एक तरह से ये क्या करते हैं, मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और यहाँ देखेंगे अब हम ऑप्शन ए, इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच बीमा कवरेज को बढ़ाना है, बिल्कुल सही है। यहाँ देखेंगे इसे आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। अब आप देखिए बीमा, आप यहाँ पे अगर जिसने भी मेरी एनबीएफसी की क्लास की होगी, जो कि मेरे यूट्यूब पे पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, और वहाँ देखेंगे मैंने बताया कि कुछ ऐसे एनबीएफसी होती हैं जो कि आरबीआई द्वारा, कुछ ऐसी होती हैं जो कि अन्य संस्थानों के द्वारा विनियमित की जाती हैं। तो ये वाली जो है इरिडा द्वारा की जाती है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर को इरिडा के तहत कंट्रोल किया जाता है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, अगर इसको भी पता था तो ये कर सकते थे। सूक्ष्म बीमा में सामान्य बीमा पॉलिसियों के साथ साथ जीवन बीमा पॉलिसियाँ भी शामिल होती हैं, बिल्कुल सही है। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि कैसे होगा। देखिए सूक्ष्म बीमा एक्ट अधिनियम जो आया था, ये एक्ट आया था 2005 में। तो ये क्या परिभाषित करता है, बीमा का 2 तरह का होता है, एक होता है सामान्य बीमा, ठीक है, दूसरा जो होता है आपका वो होता है जीवन बीमा। मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, जीवन बीमा। तो सामान्य बीमा में क्या है, इसमें पॉलिसी जैसे कि आप स्वास्थ्य के लिए ले लो, अब फ्रीज यानी कि कोई उपकरण के लिए आप पॉलिसी लेते हैं, तो वो सामान्य बीमा की कैटेगरी में आता है। एक आता है जीवन बीमा, यहाँ पे जीवन बीमा पॉलिसी होती है। तो इस तरह से ये वर्गीकृत करता है, एक्ट इनको परिभाषित करता है। आई होप आप समझे होंगे। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि दोनों आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, जब लोग किसी नौकरी में नियोजित होते हैं जहां पर उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल है, कुछ बेरोजगारी के टाइप्स को आपको पढ़ना होगा, पढ़ लीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा सोचने की। देखिए अब जैसे ऐसे क्वेश्चन, रोजगार की अवसर लागत, कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे रोजगार की अवसर लागत में अनुपस्थिति से, यानी कि ऐसे लोग, यानी कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये खेत है, इस खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं, इसके मालिक ने सोचा है कि चलो ठीक है मैं यहाँ पर 5 लोग और एक्स्ट्रा ला के रख देता हूँ, तो ये मेरा काम जल्दी हो जाएगा। और ठीक है, तो क्या है प्रॉब्लम, क्या है कि जो लिए 10 लोग काम कर रहे थे उतना ही काम ये टोटल 15 लोग भी मिलके कर रहे हैं, और मतलब कि लागत बढ़ा दी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी एक्स्ट्रा लोगों की। तो इसको क्या कहा जाएगा, ये क्वेश्चन यही समझाने की बात कर रहा है कि अगर हम इन 5 को यहाँ से हटा भी दें तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे प्रोडक्शन पर बराबर प्रोडक्शन चलता रहेगा। अल्प रोजगार यहाँ नहीं आएगा, अनौपचारिक रोजगार नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रचंड बेरोजगारी। इसे प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 समझेंगे। देखो जिनका बेसिक्स ठीक होंगे ना उनको समझ में आ रहा होगा इजी से। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कुछ सैन्य अभ्यास दिए गए हैं, यहाँ पे टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। टाइगर ट्रायम्फ क्या है, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, बिल्कुल ठीक है। डस्ट लीग क्या है, डस्ट लीग जो है आपका, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, दोस्ती। डस्ट लीग मतलब दोस्ती, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, उस भाषा के अंदर में इसका मतलब होता है दोस्ती। जैसे लमिती है, लमिती क्या है, ये भी मित्रता की भावना को बढ़ावा देता है, ये भारत और सेशल्स के बीच में हुआ है। 3 या इसका मतलब सभी तीनों सही है। ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी थोड़ा सा कम पूछता है। क्वेश्चन नंबर 56 में, भारत में कौन सा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध को स्थापित करता है। देखिए आपको पता होगा कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध जो है
ये कैसे बनता है, ये इस तरह से आप एक चार्ट बनाइए, ये बनेगा। यहाँ पे देखेंगे हम इन्फ्लेशन होती है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी होगी। अब देखिए जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी, आप ऐसे करेंगे ग्राफ बना के देखेंगे तो उतनी कम बेरोजगारी होगी। यहाँ पे देखेंगे इन्फ्लेशन कम हुई, बेरोजगारी बढ़ गई। तो आप सबको पता होगा ये कौन करता है, ये फिलिप्स वक्र के बीच की बात है। तो फिलिप्स वक्र ये स्थापित करता है इस तरह का एक संबंध। तो बाकी का आप लाफर, लॉरेंस एंड कुजनेट्स कर्व ये देख सकते हो, खुद देख लेना भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की यहाँ पे तो मतलब वीडियो लंबी हो जाती है, फिर कहते हैं वीडियो लंबी हो जाती है, सॉरी। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 में डॉक्सिंग ये वर्ड है, इस तरह के कुछ वर्ड्स पूछे जाते हैं। और डॉक्सिंग क्या है, डॉक्सिंग मुख्य रूप से संबंधित है। तो डॉक्सिंग में क्या किया जाता है, यानी कि आपके जैसे आपने फेसबुक पे अकाउंट बना रखा है, वहाँ से क्या करेंगे, यानी कि सोशल मीडिया से आपके कुछ फोटोज़ वगैरह उठाएंगे, तो वो डीप फेक वगैरह का यूज़ कर आके आपके अश्लील कंटेंट बनाना शुरू करेंगे, फिर ब्लैकमेलिंग वगैरह करना शुरू करते हैं, उस तरह की चीज़ें होती है। देखिए, तो ये ऑनलाइन हैकिंग से संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर संचार में इंक्रिप्शन तकनीकों से नहीं, कॉपीराइट सुरक्षा का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे इंटरनेट पर व्यक्तिगत और निजी जानकारी के अनधिकृत साझाकरण से, अनधिकृत साझाकरण से इसका संबंध है, तो इसका होगा डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 58, एस्पायर योजना। एस्पायर क्या किससे संबंधित है, एस्पायर क्या है, एस्पायर है नवाचार, यानी कि नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एस्पायर योजना की शुरुआत की गई है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन कहता है ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित करना, तो ये कौशल विकास केंद्र इस योजना से संबंधित नहीं है। दूसरा देखेंगे कि कृषि और उद्योग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन और केंद्र स्थापित करना, ठीक है। इसे बाद में देखेंगे। अभी एमएसएमईज के पंजीकरण को मान्यता देना। देखिए एस्पायर योजना पंजीकरण को मान्यता का कोई संबंध नहीं बनता है, कोई भी योजना पंजीकरण को कैसे मान्यता दे सकती है, ठीक है। और अवसंरचना के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, तो यानी कि PPP योजना को भागीदारी बढ़ाने की इससे भी कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन बचता है बी। तो बी इसका सही आंसर। देखिए ये क्या करना चाहता है, ये चाहता है कि कौशल विकास हो, लोग क्या कहते हैं सशक्त बने खुद से, उसके लिए इंक्यूबेशन केंद्र बनाएगा, प्रौद्योगिकी सिखाएगा, आपके कौशल को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे नवाचार होगा, ग्रामीण और उद्योग और उद्यमिता, यहाँ से आप समझ सकते हैं इन्होंने इसको बनाया है, ठीक है। तो एस्पायर देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क CTCN के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए CTCN के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। CTCN है क्या, CTCN एक UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन की प्रौद्योगिकी की शाखा, किसकी, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है उनकी एक टेक्नोलॉजी वाली शाखा। ये क्या करता है कि भाई ठीक है, लोगों को क्लाइमेट, अब आप इसके वर्ड को पकड़िए कि जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क, ठीक है, केंद्र भी है प्रौद्योगिकी नेटवर्क और नेटवर्क है, ठीक है। तो UN की संस्था, तो देखो दुनिया भर में क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट की ये क्या कहता है, टेक्नोलॉजी बनाता है और ये ट्रांसफर करता रहता है टेक्नोलॉजीज को बना के। इसे स्टैब्लिश किया था 2014 में, इसे बनाया गया था। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन को, इसकी स्थापना वर्ष 2016 में। देखिए आपको ये पता था CTCN कब बना था, तो 2014 में। तो ये आगे पढ़ना भी नहीं है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि यहाँ पे एलिमिनेट कर लीजिए इस तरह से, UPSC का क्वेश्चन इसी तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। CTCN का मुख्य लक्ष्य निम्न कार्बन और जलवायु लचीले विकास के लिए जलवायु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना है। देखिए जलवायु प्रौद्योगिकी यहाँ आ रहा है, मान लीजिए नहीं पता था, तो अब दिमाग थोड़ा सा लगाइए कि यार जलवायु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की बात कर रहा है, UN की संस्था है, ठीक है यार, करती ही होगी। और मुख्य लक्ष्य क्या, निम्न कार्बन, उच्च कार्बन क्या, निम्न कार्बन जलवायु लचीले विकास के लिए, तो सही होगा। ऐसे जनरल स्टेटमेंट हमेशा सही होते हैं। CTCN जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की प्रौद्योगिकी तंत्र की कार्यान्वयन शाखा के रूप में काम करता है। देखिए ये इस यहाँ पे भी ये कह रहा है, अब बिल्कुल सही होगा। तो इसके मतलब केवल 2 सही होंगे। जनरल स्टेटमेंट जो होगी वो सही होने की संभावना अधिक रहती है। सारी रिपोर्ट्स तैयार कर लेना, इसमें कुछ रिपोर्ट्स मैं आपको बता दूंगा। ये क्वेश्चन जो पूछा है 60 नंबर यहाँ पे, तो जैसे निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। देखिए विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, अब हम बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पे कुछ IMF दिया हुआ है, तो IMF कौन कौन सी रिपोर्ट्स बनाता है। तो IMF रिपोर्ट जो निकालता है, देखिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट ये निकालता है, आउटलुक रिपोर्ट। दूसरी ये रिपोर्ट निकालता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता है। ये कहता है फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट,
फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट ये निकालता है, यानी कि राजकोषीय अनुश्रवण, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट। ये क्या है कि ये वर्ष में 2 बार निकाली जाती है, यानी कि 6 माह पे निकाली जाती है। ठीक है, यहाँ पर आउटलुक रिपोर्ट के बारे में जो बात हो रही है। अब दूसरा देख लेंगे कि विश्व बैंक समूह कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो रिपोर्ट निकालता है, इसमें देखिए डूइंग ऑफ बिजनेस रिपोर्ट निकालता है, और उसके बाद में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, IBRD निकालता है इसे। ये समूह की पूछा हुआ है, ग्रुप ध्यान रखना है, IBRD के द्वारा निकाली जाती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और निकालता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ये 2025 में पूछा हुआ है, 2015 में UPSC ने पूछा हुआ है, और ये अर्धवार्षिक होती है, 6 माह के आधार पर निकाली जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट हो जाती है, कमोडिटी मार्केट आउटलुक निकाला जाता है, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स यहाँ पे नाम से निकाले जाते हैं, विश्व विकास संकेतक हो गया, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट हो गया, कमोडिटी मार्केट आउटलुक हो गया, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट हो गई, और विश्व विकास रिपोर्ट और व्यापार सुगमता रिपोर्ट। अब देखिए विश्व विकास रिपोर्ट यहाँ पे कहाँ पे निकल रही है, ये IBRD निकालता है। कहाँ निकालता है? IBRD 1978 से। तो देखेंगे ये आंसर हो जाता है इसका B। अब देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF क्या निकालता है। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो गैर लाभकारी संस्था है, जो कि यूरोपीय प्रबंधन फोरम के रूप में स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई थी? 1987 में। तब से इसका नाम है वर्ल्ड EF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वार्षिक बैठक करता है दावोस स्विट्जरलैंड में। ठीक है, वार्षिक बैठक होती है दावोस में, स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर जिनेवा में इसका है। अब देखेंगे कौन सी रिपोर्ट निकालता है। ये निकालता है द ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, यानी कि ट्रैवल एंड टूरिज्म पे ये रिपोर्ट निकालता है। और द इंक्लूसिव डेवलपमेंट रिपोर्ट ये निकालते हैं। और ये बाकी जो बची है आपकी द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये निकालते हैं, और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये निकालते हैं। अंकटाड क्या निकालता है? अंकटाड के द्वारा निकाली जाती है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है, ट्रेड एंड एनवायरमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है, और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है, और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट निकाली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे सभी आपको बताई हैं, थोड़ा सा बाकी की याद कर लीजिएगा। कुछ और रिपोर्ट निकाली जाती हैं, WTO के द्वारा निकाली जाती हैं, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यूज़ निकाली जाती है, और वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट यहाँ पे निकाली जाती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा निकाली जाती है, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जो है WTR यानी कि WTO के द्वारा निकाली जाती है। आई होप आप समझे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसका आंसर हुआ B, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा निकाली जाती है। वाइट लेवल ATM क्या होते हैं? देखिए कुछ ATM ऐसे होते हैं जिनको कुछ बैंक निकालते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें अलग से प्राइवेट एंटिटीज जो होती है वो निकालती हैं। कुछ ATM जैसे प्राइवेट, मैंने बताया कि जैसे टाटा वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या करते हैं, ऐसे ATM से जो सुविधा देने के लिए लगाए जा रहे हैं। अब इसमें से मैं आपको बता दूं, जैसे कि येलो लाइन ATM भी लगाए जाते हैं, यानी कि उन पे येलो कलर का लेबल लगा होगा। ऐसे ही होते हैं पिंक लेवल के होते हैं, पिंक महिलाओं के लिए लगाए जाते हैं कि लंबी लंबी कतारों में ना लगें। येलो जो लगाए थे E-कॉमर्स के लिए लगाए जाते हैं। ग्रीन ऐसे लगाए जाएंगे, ग्रीन लगाएंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड गतिविधियों के लिए। ऑरेंज लगाए जाएंगे, ये भी लेन देन के लिए लगाए जाएंगे। ब्राउन जो है ये थर्ड पार्टी द्वारा चलाए जाते हैं। तो इस तरह के ATMs पे कुछ मतलब कि लाइंस होती हैं, वहाँ से आप देख सकते हो वो लेवल किस लेवल का ATM है, तो क्या काम होंगे उसके। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये ATM क्या है, अब देखो किसी भी प्राइवेट कंपनी के द्वारा लगाए गए हैं या किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, तो उसका काम है पैसा कमाना। यानी कि आप बैलेंस चेक करने जाओगे वो एक शुल्क ले लेगा, लेकिन इस शुल्क को लिए ऐसा नहीं आप गए बैलेंस चेक करने के लिए उसने 100 रुपये कट कर लिया, ऐसा नहीं है। तो उसको कौन? RBI कंट्रोल करेगा कि भाई RBI चेक करेगा तुम क्या शुल्क ले रहे हो कस्टमर से। तो ये शुल्क लेकर सभी ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं देते हैं, बिल्कुल सही है, ATM का काम होता है। NPCI द्वारा इनका संचालित किया जाता है, तो ये यहाँ पे गलत होगा, NPCI नहीं करता है, ये प्राइवेट कंपनी जो है वो चलाती हैं। यानी कि जैसे कि टाटा ग्रुप के द्वारा वाइट लेवल ATM स्टैब्लिश किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन 61 का A आंसर हो जाएगा। 62 क्वेश्चन देखेंगे, सरकारी बजट को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के निम्नलिखित तरीकों में से क्या परिवर्तन आए। देखेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं। अधिक कुशल और प्रभावी बनाना था,
तो देखेंगे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन करना, तो ये केंद्र प्रायोजित यानी कि ये क्या कह रहा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं। तो आपको पता होगा कि 2016-17 के अंदर क्या किया था, तो यहाँ पे जो पहले 66 सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, इनको 28 में कन्वर्ट कर दिया था, यानी कि 28 SCSS बना दिया था। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इसमें इन 28 का विभाजन किस तरह से किया गया, एक तो स्कीम बनाई गई 6 और एक 20 और एक 2, यानी कि 6, 20 एंड 2। तो 6 कौन थी, कोर ऑफ द कोर स्कीम बनाई गई, और जो 20 बनी ये कोर योजना स्कीम बनाई गई, और 2 अतिरिक्त अदर बनाई गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 6 कोर ऑफ द कोर हैं, 20 हैं जो कोर योजना स्कीम होंगी, फिर उसके बाद में आपकी 2 आ जाती है, तो ये वैकल्पिक आ जाती हैं। अब रेल बजट और आम बजट को विलय किया गया था, ये बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हो गया। अब देखिए 1 और 2 सही है, इसमें नहीं है ऐसे। व्यय को योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण किया गया। देखिए 2017-18 में ये समाप्त किया गया था, आपको पता हो तो 2017-18 में समाप्त किया था। यहाँ पे क्या किया था, इस व्यय को क्या पूंजीगत और राजस्व, सॉरी थोड़ी राइटिंग जल्दी जल्दी में ऐसी आती है, से स्थापित प्रतिस्थापित किया गया था। 2011 में इसकी अनुशंसा किसने की थी, सी रंगराजन ने इनका सुझाव दिया था। अब आप समझे होंगे, तो आंसर 3 अगर आपको पता था। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने की टेक्निक भी सीख लो। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण जो है बंद हो चुका है, तो आप देखेंगे 3 एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर आ गया 1 और 2। इतने टाइम से आप जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर हम 63 देखेंगे, क्रिस्टल मेज 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्रिस्टल मेज 2 एक मिसाइल है जो कि इजराइल के ने विकसित की है। देखिए यह मेक इन इंडिया पहल के तहत, अब देखिए आपको अगर यही पता था, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि भाई इजराइल इसका आंसर, इजराइल ने इसे बनाया, तो मेक इन इंडिया पहल आप यहीं से गलत कर दो। ठीक है, बाकी सब छोड़ दो। अब आपको नहीं पता है कि 250 किलोमीटर से दूरी के लिए लक्ष्य को संदर्भ, देखो ये 250 किलोमीटर छोटी सी दूरी है, बिल्कुल कर ही सकती होगी, से अधिक दूरी लिखा है, उसने ये नहीं कहा कि कम दूरी, या 250 किलोमीटर तक की फिक्स दूरी, अधिक दूरी तय करने में लक्ष्य को भेजने में सक्षम है, तो सही है। इसे लड़ाकू विमान जैसी उच्च मूल्य वाली स्थानांतरित परिसंपत्तियों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि रडार है। अब यार किसको नहीं कोई मिसाइल मतलब कि टारगेट कर सकती है, तो ये भी यहाँ पे इसका सही होगा। और ये क्या है कि इसका एक खास बात ये आप याद रखिएगा, इसका आंसर हुआ बी, जो जीपीएस विहीन वातावरण होता है, यहाँ पे जहाँ जीपीएस विहीन वातावरण है वहाँ पर भी ये इजीली काम कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इजराइल ने विकसित किया क्रिस्टल मेज 2। देखिए मैं उन क्वेश्चंस का कम एक्सप्लेनेशन देता हूँ जिनमें नीड नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 64 है, आईएमएफ के द्वारा पूछा हुआ है। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 में बताया था, आईएमएफ की सारी स्कीम्स बता दी थी आपको। अब ये क्वेश्चन आगे यहाँ पे रिपीट हो गया कि ठीक है, आईएमएफ के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट निकाली जाती हैं। अब आपको इसमें से एक बताओ, देखिए मैंने बताया था कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती है। अब आप 2 को एलिमिनेट कर दो, देखिए 2 को एलिमिनेट करने के बाद में आपका आंसर आया सी। जरूरत ही नहीं है टाइम वेस्ट करने की यहाँ पर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में ही सेम तरीका आपको यूपीएससी में भी करना है। यूपीआई की बात करते हैं। देखिए यूपीआई जो है 2016 में आया था, शुरुआत होती है, तो यूपीआई में पूछा होगा कि यूपीआई लाइट ऐप एक समय में अधिकतम 2000 रुपये ही रखे जा सकते हैं। इस एक्सप्लेनेशन का आपको और अच्छा तरीका बता दूं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है कि अपडेट भी कुछ चीज़ें हो गई, तो अपडेटेड में यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चन पहले इनका बनाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली अब के हिसाब से इसके सारे स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है क्योंकि 2000 रुपये नहीं, अब जो अधिकतम सीमा है वो ₹5000 की अधिकतम सीमा है यूपीआई की। ठीक है, एक समय में यूपीआई लाइट ऐप में जो रखे जा सकते हैं, पहले 2000 थे, 5000 कर दिया है। यूपीआई लाइट भुगतान की पुष्टि करने के लिए उपयोगकर्ताओं को यूपीआई पिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हाँ, जो यूपीआई लाइट है वहाँ पे आपको पिन की नीड नहीं होती, यानी कि एक वॉलेट में पैसे रखें, स्कैन करेंगे, पैसे चले जाएंगे जो आप लिखेंगे। तो यूपीआई उपयोगकर्ता को डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किए बिना कैश डिपॉजिट मशीनों में नगद जमा की अनुमति देता है, तो सही है। यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए पूछा, यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पे यूपीआई लाइट नहीं पूछा, यूपीआई, तो बिल्कुल सही है कि आप एटीएम जाएंगे, वहाँ पे क्यूआर कोड बनेगा, आपके अकाउंट का डिटेल्स डालोगे, वो स्कैन करोगे तो पेमेंट डालने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ये दोनों सही होता है। यूपीआई अभी चलता कौन, एनपीसीआई ने विकसित किया था। अब इसके बारे में समझेंगे। देखिए यूपीआई की और बता देता हूँ, मैं यूपीआई की बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे पहले 1 लाख रुपए की इसकी सीमा थी, अभी इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कर दिया गया है। और अभी एक और है यूपीआई 123 पे, ये क्या है, जिनके पास में नॉर्मल फ़ोन है यानी कि कीपैड मोबाइल है, उन सब के लिए है। यहाँ पर आईवीआर के तहत या मिस कॉल के तहत आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। और ये कब शुरू हुआ था आप ध्यान रखेंगे, मार्च 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। 12 भाषाओं में ये है, भाषाओं में है। पहले इसकी सीमा 5000 रुपये थी, लेकिन
5,000 थी, अभी इसकी है जो 10,000 सीमा कर दिया, यानी कि 10,000 रुपये तक की अभी इसकी सीमा कर दी। तो पहले अब ध्यान रखेंगे, अभी देखिए एक चीज़ और करी है यूपीआई लाइट में चेंज, यानी कि पहले जो है आप एक बार में 500 रुपये तक का ट्रांजेक्शन कर सकते थे, लेकिन अब 1,000 रुपये का ये पे यहाँ पे किया है, और ये सीमा 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी है। तो आप इस देखेंगे केवल 2 सही आंसर होगा इस, सॉरी हाँ, अभी इसका आंसर कुछ नहीं दे सकते क्योंकि इसके हिसाब से आप देखेंगे तो अगर यहाँ 5,000 लिखते हैं तो सभी तीनों इसके सही आंसर होंगे, इसके हिसाब से यहाँ गलत होगा, कुछ इसके मिसप्रिंट की वजह से भी ये कुछ गलती लिखते हैं। देखिए और है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 66 क्वेश्चन, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए कौन सा भारत का वार्षिक बजट का हिस्सा नहीं है। देखिए बजट के हिस्से 3 होते हैं, माध्यमिक राजकोषीय नीति विवरण बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है, राजकोषीय नीति विवरण, रणनीतिक विवरण, मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क विवरण भी है, लेकिन वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आपको पता होगा भाई ये इसका आंसर ये नहीं होती, इसके द्वारा आरबीआई की है ये, तो ये आंसर इसका सही होगा, बाकी तीनों यहाँ पे ये एफआरबीएम के पार्ट हैं, ठीक है। तो ये नहीं पूछा हुआ था, ये ऐसे जो नहीं पूछता उनको अंडरलाइन करिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में देखिए अब आपको बताऊंगा, वर्तमान में CSO द्वारा वर्ष 2014 और 15 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए अब आपको सबको पता होगा भाई वर्ष 2011-12 को किया जाता है, ना कि 14-15 को। इससे पहले 2010 में संशोधन करके 2004-5 किया था, आधार वर्ष 2004-5 था, उसके बाद में अब ऐसे अमेंड करके 2011-12 कर दिया, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है, तो एक गलत हो गया। देखिए आपका आंसर अब पता चल जाएगा, 50-50 पे पहुंच गए। चालू वर्ष देखिए अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, चालू वर्ष के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना उत्पादन की मात्रा निश्चित रहती है। तो ये बिल्कुल सही है कि चालू वर्ष के वास्तविक जो सकल घरेलू उत्पाद है और जो मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उत्पादन की जो मात्रा होती है वो निश्चित होती है, तो इसका बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 68, मसाला बॉन्ड। तो मसाला बॉन्ड क्या, देखिए भारत ने मसाला बॉन्ड बनाए थे विदेशों से पैसे लेने के लिए। तो पहली बार जो मसाला बॉन्ड की जो शुरुआत की थी वो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC के द्वारा शुरू की गई थी। सबसे पहले इन्होंने किया था, भारत के जो मसाला बॉन्ड है वो लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, ध्यान रखिएगा। मसाला बॉन्ड भारतीय पूंजी बाजार में जारी किए गए थे, अब गए लिखे थे, देखिए भारतीय पूंजी बाजार में जारी किए गए लिखित हैं, तो ये गलत है भाई, भारत ने विदेशी बाजारों में हम इनको करते हैं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भी हैं, तो एक यहाँ पे गलत हुआ। इनका उद्देश्य भारत में निजी क्षेत्र की अवसंरचना के विकास संबंधी पहल को सहायता प्रदान करने के लिए धन जुटाना है, तो ये बिल्कुल सही होगा कि भाई पैसा इसके लिए इकट्ठा किया जा रहा है। 68 का बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे 69, सूखा प्रबंध क्षेत्र विकास कार्यक्रम DPAP पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। अब आप समझेंगे कि यार ये एक चीज़ देखिए कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखा प्रबंधन, वहाँ तब तक तो पहली पंचवर्षीय योजना में बात कर रहे थे कि भाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 9 शेड्यूल जोड़ रहे थे, संपत्ति का यानी कि एग्रीकल्चर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करने के लिए सब कर रहे थे। तो सूखा कहाँ से, सूखा प्रबंध क्षेत्र के बारे में यहाँ पे नहीं चला था। ये जो आया था जो 4th-5th ईयर प्लान था, ये कब था 1969 to 74, इसे तब लाया गया था, योजना के दौरान शुरू किया गया था। तो अब देखिए यहाँ पे पहली बोला हुआ है तो इसलिए ये गलत हो गया। एलिमिनेट करिए, पहले सबसे पहले एलिमिनेट करिए। रोलिंग प्लान को पांचवी पंचवर्षीय योजना के अस्वीकार किए जाने के बाद क्रियान्वित किया गया था। देखिए पहली बात तो यह है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्लान में तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्लान का टाइम की जो बात है, अभी यह इस समय क्या हो रहा था, इस समय चल रहा था, इस समय कांग्रेस हारी थी और जो है जनता पार्टी आ गई थी, ठीक है। तो जनता पार्टी आई थी, जनता पार्टी ने आते ही इस 5th ईयर प्लान को स्टॉप किया, यानी कि रोलिंग प्लान को अस्वीकार कर दिया था। यहाँ पर वहाँ पर कांग्रेस हार गई थी आपातकाल के कारणों की वजह से, तो जनता पार्टी आई, उसने 5th ईयर प्लान को अस्वीकार किया। अब हम समझेंगे कि रोलिंग प्लान की बात करते हैं, ठीक है, ये ठीक है। रोलिंग प्लान क्या होता है, तो रोलिंग प्लान क्या होता है कि जब जैसे योजना है उस योजना की प्रभावशीलता का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है कि नेक्स्ट ईयर की योजना किस बेस पे बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे, कि नई योजना कैसी होगी, उसमें क्या क्या सुधार करने हैं, तो इस तरह से रोलिंग प्लान बनाया जाता है। तो इसका बी बिल्कुल सही होगा, तो 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 70, अनाज के बफर स्टॉक की अवधारणा। अनाज के बफर स्टॉक की अवधारणा निम्नलिखित। अब बफर स्टॉक क्यों करता है सरकार, ऐसी दिक्कत आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, सूखा आ जाए, लोगों को बांटना है, यानी कि टारगेटेड, आपने सुना होगा टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, यानी कि गरीब लोगों को जो अन्न पहुंचाया जाता है। आपने देखा होगा आपके आसपास राशन की दुकानें हैं जहाँ पे सरकारी, वहाँ पे लोग राशन कार्ड लेके जाते होंगे, अनाज लेते
होंगे, ठीक है। तो वही उन सब आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बफर स्टॉक रखा जाता है। अब बफर स्टॉक की बात करते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना, भाई बफर स्टॉक आप कॉमन सेंस लगाइए, पहली पंचवर्षीय योजना का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि यार उस समय तो हमारे पास अनाज उतना था ही नहीं, इसीलिए तो हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी 1968 में। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो भी टाइम पीरियड रहता है वो लगभग 1961 तो 66 है, उसके बाद तो हमने हरित क्रांति की शुरुआत करी है। तो उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना ये ज़्यादा लेट हो गया, भी ये 2012 के आसपास में 12 से 17 यानी कि 2006 और 6 के आसपास शुरू हुई होगी। और चौथी जो पंचवर्षीय योजना है, जो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौर अब यही बसती है, कॉमन सेंस से भी आप ये लगा सकते थे, इस तरह का कॉमन सेंस डेवलप करो, आंसर आ जाएगा आपका। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये शुरू किया गया था 1969 में, बताया है 74, इस समय हरित क्रांति भी शुरू हो गई थी, तो इस समय बफर स्टॉक की अवधारणा भी आ गई। तो कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी के बारे में क्वेश्चन है। तो कलवरी श्रेणी क्या है, तो देखिए कलवरी श्रेणी की क्या है, स्कॉर्पियन टाइप की पनडुब्बियां हैं जो बनाई जा रही हैं और फ्रांस के सहयोग से बन रही हैं। तो स्कॉर्पियन टाइप में आती हैं, फ्रांस से बनाई जा रही है, फ्रांस की मतलब सहायता से बन रही हैं, और भारत को कितनी 6 पनडुब्बी भारत बनाना चाह रहा है। अब देखेंगे कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा से चलने वाले प्रणोदन प्रणाली से युक्त होती है। अब आपको पता होगा अभी तक भारत के पास परमाणु पनडुब्बी नहीं है, सॉरी, तो परमाणु श्रेणी से चलने वाली नहीं है भाई, डीजल से चलने वाली है। तो डीजल में के द्वारा यूज़ मतलब डीजल के इंजन को यूज़ करके ये चलाई जाती है। तो आप देखेंगे परमाणु से संबंधित नहीं है, तो एक एलिमिनेट हो जाता है, बचता है कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण भारत में और रूस के बीच सहयोग से, देखिए रूस नहीं, मैं फ्रांस के बीच सहयोग से के रूप में किया गया है। अब आपको ये पता है कि फ्रांस के बीच में चल रहा है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है, तो इसका आंसर होगा डी। न तो एक न दो, दोनों सही है। अब ये देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत चल रही है, इसमें कौन से P75I यानी कि P75I के तहत ये बन रही है, कितनी 6 पनडुब्बी बनानी है, रक्षा मंत्रालय और कौन से मझगांव डॉकयार्ड में ये बन रही हैं, तो इसका आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वासुकी इंडिकस, आपने नेट अभी पढ़ा होगा कि कितनी चर्चा में था वासुकी इंडिकस, यानी कि क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबको पता है कि वासुकी एक वो है सर्प की प्रजाति है, सांप, उसके बारे में बताने के बारे में कि इसके अवशेष मिले हैं। IIT रुड़की ने अभी इसके गुजरात में अवशेष खोजे गए हैं। तो ये इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा विषैले सांप वासुकी आप समझे होंगे कि हमारे जो एपिक्स हैं उनमें भी इसका वर्णन मिलता है, तो ये आंसर सही होगा। 73 स्फीतिकारी अंतराल एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जब समग्र मांग किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता से कम होती है। देखिए स्फीतिकारी अंतराल कब होता है, यानी कि जब उत्पादन, यानी कि जैसे आपकी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में लगातार उत्पादन कर रही है, यानी कि स्फीतिकारी अंतराल कैसे होगा। देखिए मान लेते हैं आपने 100 रुपये, पहले आप समोसे बेच रहे थे 100 रुपये के, एक एग्जाम्पल लगाते हैं, एक आदमी समोसे बेचता है 100 रुपये के, मतलब 100 यानी कि 100 समोसे बेचता है, 10 रुपये का एक समोसा बेच रहा है, ठीक है। तो ₹10 का एक समोसा बेचा जा रहा है, तो 100 का बेच रहा है। अभी अचानक से 120 लोगों की डिमांड बढ़ गई, तो वो क्या करेगा, पूरी ताकत से कहेगा यार तुम समोसे बनाओ, तो वो क्या करेगा 120 की जगह 110 ही समोसे बना पा रहा है, ठीक है। अब वो उसके बाद देखिए डिमांड यहाँ बढ़ गई है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं कर पा रहे, तो ये होता है स्फीतिकारी अंतराल। अब यहाँ पे वो कह रहा है 10 रुपये का, अभी इसकी वजह से जो महंगाई बढ़ेगी, यानी कि 12 रुपये मैं बेचूंगा 12 रुपये का, तो 12 रुपये के हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे तो अगर यहाँ पहले 100 रुपये के समोसे बेचे जा रहे थे, 1000 रुपये के बेचे गए हैं, तो ये लगभग 1310, तो 1310 रुपये की है ये। यहाँ पे आप देखेंगे पहले 1000 रुपये की, अगर उसकी एक्चुअल डिमांड वो कंप्लीट पूरा करता तो यहाँ पे 10 रुपये के हिसाब से 120 बेचता तो 1200 रुपये की, तो ये दोनों के बीच में गैप बन रहा है ना 110 रुपये का, ये होता स्फीतिकारी अंतराल, यानी कि यहाँ पे इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। आई होप सिंपल एग्जाम्पल से आप समझे होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, समग्र मांग कम होती है, मांग कम नहीं होती, ये गलत है। कर में वृद्धि से अंतरण भुगतानों में कमी की स्फीतिकारी अंतराल को कम कर सकती है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। सरकार क्या करेगी ऐसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, भाई टैक्स बढ़ा देगी, लोगों के पास पैसा, लोगों की डिमांड क्यों बढ़ी, 120 लोग क्यों आए, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा आ गया, ठीक है। अब वो सरकार क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी, अंतरण भुगतान को कम कर देगी, इन सबको करके ये ऐसी पैसे को कम करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसका आंसर बी सही होगा। तो दो केवल 74 हम समझेंगे कि उपयुक्त में से किस भारत में हॉरिजॉन्टल एफडीआई माना जाता है। अब एफडीआई के समझ लेते हैं। एफडीआई में मतलब एक तरह से 3 तरह की एफडीआई मानी जाती है, वैसे मोटा मोटा तो एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक यहाँ लिखा ही है हॉरिजॉन्टल, दूसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एफडीआई होते हैं, ठीक है।
अलग हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होती है? हॉरिजॉन्टल एफडीआई होती है यानी कि सेम वही बिजनेस करना जो दूसरे देश में जो करना अपने पास यहाँ पे बिजनेस हो रहा हो। सपोज दैट हॉरिजॉन्टल एफडीआई में यानी कि कार निर्माता कंपनी जापान में कार बना रही है, सेम कार यहाँ पे भारत में वो बनाए, तो ये एफडीआई है। वर्टिकल एफडीआई क्या होती है? वर्टिकल एफडीआई क्या है? जो सप्लाई चेन होती है उसको मजबूत करने के लिए करना है, यानी कि सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए बनाई जाती है। अब इसमें भी क्या होता है? इसमें भी दो तरह की होती हैं, बैकवर्ड और इंटीग्रेशन होता है, एक होता है फॉरवर्ड। यानी कि फॉरवर्ड कौन सा होगा? सपोज जैसे कि कार बनाने के लिए उसे स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, तो उसकी सप्लाई के लिए, यानी कि बैकवर्ड के लिए यानी कि जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए उसके लिए, या फॉरवर्ड जो आगे उसको बेचना है उसके लिए एफडीआई करना है। तो ये यहाँ पे वर्टिकल में आता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब देखेंगे हम एक और होती है, वो होती है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट में क्या होता है कि जैसे कि कॉन्ग्लोमरेट यानी कि मैं लिख देता हूँ, कॉन्ग्लोमरेट होती है एफडीआई। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसमें क्या होगा? यानी कि जैसे कि कार निर्माता कंपनी भारत में आके कहे मैं तो होटल में बिजनेस करूंगी, यानी कि अलग से ही कोई अलग ही बिजनेस ढूंढ रहा है, तो उसे कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई कह दिया जाता है। अब आप समझिए, आप अब इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिए। देखिए, एक विदेशी विनिर्माणकर्ता द्वारा एक भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी अर्जित करना और उसकी जरूरतों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करना। कौन सा है कच्चे माल? बैकवर्ड की बात कर रहा है। कौन सी बात कर रहा है? वर्टिकल की बात कर रहा है। तो ये वर्टिकल है, जबकि क्वेश्चन में पूछा है हॉरिजॉन्टल, तो एक नहीं होगा। अब आप एक एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर आपका आ गया सी, तो सी इसका सही है। हॉरिजॉन्टल आप समझेंगे विदेशी कंपनी द्वारा भारत में उसी तरह का व्यवसाय स्थापित करना जैसा वे चाहे संचालित करती है। ठीक है, देखिए अब ये जो है ये कॉन्ग्लोमरेट का एग्जांपल हो जाता है कि भारतीय व्यवसाय में निवेश करना जिसका मुख्य व्यवसाय से संबंधित नहीं हो, तो ये इसका हो जाता है। आई होप आप इसे समझे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर हम 75 देखेंगे। यहाँ पे पूछा हुआ है कि उपयुक्त में से कितने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य थे? देखिए, अब योजनाएं क्यों चलाई गई थी भाई? समानता ला रहे थे, आधुनिकीकरण लाए थे, आर्थिक विकास करना बिल्कुल सही था, तभी तो औद्योगिक पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई। पहला जैसे कि औद्योगिक वाली थी, सेकंड आधुनिकीकरण लाना था, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना था, हरित क्रांति की शुरुआत करते हैं, समानता लानी थी, तो ये सब प्राथमिक लक्ष्य ही थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना सिंपल सा देखने का तरीका कि सब में ही यस होता है, तो इसके डी सही आंसर होगा सभी चारों। ऐसे क्वेश्चंस के सभी चारों ही सही होते हैं। अब देखेंगे जैसे कि हाल ही में एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसने कोविशील्ड 19 जो वैक्सीन थी कोविशील्ड कि उसके मामले में थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS सहित कुछ दुष्प्रभाव थे। अभी ये क्या है कि ये अभी ब्रिटेन में कानूनी मुकदमे में इन्होंने स्वीकार किया है। किसने? एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि भाई उनके यहाँ पे उसकी जो दवाई कोविशील्ड बनाई थी उसमें ये TTS सिंड्रोम था। तो ये क्या था? थ्रोम्बोसिस शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन क्या करता है? तो देखिए, इसमें सबसे क्या होता था? बीपी बढ़ जाना होता था, या फिर क्या है कि रक्त के थक्के जम जाने होते थे, ऐसे कुछ चीज़ें, बुखार, फीवर वगैरह वो सब चीज़ें आती थी। तो इसका बाकी सब तो इसमें हड्डी तनाव वगैरह से कोई संबंधित है नहीं, सिर्फ ए इसका सही आंसर होगा। इसमें एक्सप्लेनेशंस की नीड नहीं होती है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिएगा, जैसे कि आउटकम बजटिंग के बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखेंगे, पहले आउटकम बजटिंग समझ लेते हैं। देखिए, बजटिंग का क्या सीन होता है, जैसे कि एक बेसिक से समझाता हूँ। एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट, एक होता है आउटकम। अब इनपुट क्या है? इनपुट के लिए आप देखेंगे कि यानी कि आवंटित कितना धन यूज़ किया है यहाँ पे। जैसे कि हम एक एग्जांपल मान लेते हैं कि इनपुट के लिए एक बजट ने 1000 करोड़ रुपए कर दिए बजट ने कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए स्वास्थ्य के लिए। अब इससे आउटपुट क्या आया? आउटपुट में 200 हॉस्पिटल बन गए, H लिख दे रहा हूँ। साथ ही में इन्होंने लगभग 1 लाख लोगों को फ्री में टीका लगा दिया। ठीक है, ये हो गया आउटपुट। इनपुट यानी कि 1000 करोड़ रुपए लगाने का क्या है? 200 हॉस्पिटल बन गए, साथ में 1 लाख लोगों को फ्री में टीका लगा दिया। आउटकम क्या आया? आउटकम 200 हॉस्पिटल बनने से क्या हुआ? यानी कि जो शिशु मृत्यु दर थी, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो थी, इसमें मान लेते हैं 10% की गिरावट आ जाती है। 1 लाख टीका लगने से क्या हुआ? जो कि स्वास्थ्य वाले जो जिनको टीके की ज़रूरत थी, यानी कि सामान्य बीमारियां थी, उन सामान्य बीमारियों में 15% की कमी आई। तो ये होता है सिंपल वे में आउटकम। ठीक है, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में 10% की कमी आई, उसके बाद 15% सामान्य बीमारियों में कमी आती है। तो इस तरह से ये बजटिंग काम करती है, यानी कि प्रभावों को जांचना। आउटकम क्या है? प्रभावों को जांचना है। अब देखेंगे कि यह वर्ष दौरान
संगत परिणामों के आधार पर सभी मंत्रालयों के परियोजना वार परिव्यय प्रदान करती है। बिल्कुल सही है भाई, परियोजना वार ही परिव्यय प्रदान किया जाता है। दूसरा, इसके परिणाम न केवल मौद्रिक इकाइयों बल्कि भौतिक अवसंरचना के संदर्भ में बल्कि गुणात्मक लक्ष्यों और उपलब्धियों के इसमें भी अपेक्षित परिणाम होते हैं। मैंने बताया अभी जैसे कि IMR कम हो रहा है, सामान्य स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, सामान्य बीमारियां ठीक हो रही हैं, वो सब। तो ये एक और दो दोनों सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 78। कुडियाट्टम कला। कुडियाट्टम कला देखिए ये संस्कृत के शैलीबद्ध थी, यानी कि फिक्स थी ये, पहले कैसे संहिताबद्ध थी, यानी कि इसी के हिसाब से इसमें जो नृत्य किया जाता था वो करना होता था, और शैलीबद्ध फिक्स थी। तो इसमें क्या हुआ कि 2003 में इसमें कुछ चेंजिंग करे, जैसे कालिदास की एक रचना है यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, तो इनका मिश्रण करके इसमें ये नृत्य किया गया, यानी कि कला की जाती है। तो अब इसमें क्या हुआ कि जैसे कि विक्रमोर्वशीय में उसके फिर पहले 3 अंकों का यहाँ पे किया था, ये 2003 के आसपास की बात है। और फिर अभी क्या हुआ, अभी चौथे अंक का इसी में प्रदर्शन किया गया है, तो इसके कारण ये चर्चा में बनी हुई है। और ये अब कहाँ पे बनी है, ये 10वीं शताब्दी में, सॉरी 10वीं शताब्दी में कहाँ पे, केरला के अंदर में इसका विकास होता है। 2008 में इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, कौन सी, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में इसे शामिल किया गया था। अब देखेंगे कि केरल की संस्कृत नाट्य परंपरा है, बिल्कुल सही है, चाक्यार समुदाय द्वारा किया जाता है। हाँ, ये चाक्यार समुदाय इसको करता है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत, सांस्कृतिक विरासत शैली में सूची में शामिल किया गया है, बिल्कुल ठीक है। तो इसके सभी तीनों सही आंसर होंगे। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे कि भारत में विमानन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, नागर विमानन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 3% से भी कम योगदान है। अब देखिए, आप कॉमन से रहेगा 3% से भी कम है, ये तो गलत है यहाँ पे, जबकि 5% है, ये लगभग 5% के आसपास योगदान देता है, तो पहला तो गलत हो जाता है। तो नागर विमानन महानिदेशक नागरिक विमानन के क्षेत्र के लिए एक नियामकी संस्था है, सबने सुना होगा DGCA नियामकी संस्था है, तो ये सही होगा। देखिए, ये क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक, एक ये योजना है कि क्षेत्रीय संपर्क योजना, रीजनल रूरल कनेक्टिविटी सिस्टम है और स्कीम है, और उसके बाद में कैसे कि उड़ान, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक के बारे में है। तो ये क्या है, यानी कि 200 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करने वाली उड़ानों पर लागू होगी। नहीं, ये 200 से 1200 नहीं, ये 200 से 800 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो 200 से 800 किलोमीटर तक है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया भी हैं, रिमोट एरिया, जहाँ पहाड़ी है, दूरस्थ द्वीप है, या फिर सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है, उन पर ये न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं होती है। तो यानी कि क्षेत्रीय संपर्क योजना जो है उड़े देश का आम नागरिक, यहाँ पे 200 से 800 किलोमीटर के बीच में है। ये यहाँ पे ये भी गलत होता है, तो इसका आंसर होगा केवल एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 80। देखिए, EVM भारत में निर्वाचनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्र पर मतदान को अमान्य घोषित करने के लिए उपयुक्त में से कितने कारण वैध हैं। देखिए, EVM अगर विनिष्ट हो जाती है तो बिल्कुल सही बात है, मतदान का जो हुआ है उसको अमान्य घोषित किया जा सकता है, सही है। बूथों का बलात्कार ग्रहण किया जाता है, बूथ कैप्चरिंग की जाती है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक आपदाएं आ जाए तो भी किया जा सकता है, आंसर होता है सी। लेकिन हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जूम करके समझा देता हूँ कुछ। देखिए, सबसे पहले 1982 में EVM का यूज़ होता है केरला के उपचुनावों में, ठीक है, केरल के उपचुनावों में इनका यूज़ किया गया है। अब दूसरा समझेंगे, देखिए, एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का, एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, दोनों में अंतर क्या है आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये क्या करता है, ये करता है पात्रता, पंजीकरण, किसका, मतदाता का पंजीकरण, साथ में करता है उम्मीदवार जो है, उम्मीदवार नामांकन के साथ में रूपरेखा, ठीक है, किसकी, निर्वाचन की रूपरेखा तैयार करेगा। उसके बाद देखेंगे ये हो गया। अब 51 देखते हैं, 51 क्या करता है, ये पात्रता कर रहा है 50, और पंजीकरण, मतदाता का पंजीकरण कर रहा है, उम्मीदवार के नामांकन से रूपरेखा का तैयार कर रहा है निर्वाचन की। ये क्या करेगा, ये करेगा वित्त पोषण, कैसे, प्रतीकों का उपयोग करोगे, प्रतीकों का उपयोग, मतदान की प्रक्रिया,
प्रक्रिया शामिल है। देखिए इसमें रूपरेखा तैयार कर रहा है निर्वाचन की। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया, बाहर के वित्त पोषण कैसे प्रतीकों का यूज कर रहा है ये। अब ये जो 51 की एक धारा है, धारा 58, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके तहत क्या करता है, पुनर्मतदान की घोषणा करता है। ठीक है, पुनर्मतदान की घोषणा करता है ईसीआई धारा 58 के तहत। अब जो प्राकृतिक आपदाओं वाला था यहाँ पे, आई होप आप इसको समझे होंगे। प्राकृतिक आपदाओं ये कौन सी उसमें आता है, 57 क्लॉज 1 में आता है। आरपीए की धारा 135 के अंतर्गत में बूथों का कैप्चरिंग आता है। देखिए अब ऐसा भी होता है कि कई बार उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो उस तब भी चुनावों को कैंसिल करना पड़ता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, यानी कि सभी तीनों इसका सही आंसर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 81। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने क्लेसर वन्य जीव अभ्यारण्य के में प्रस्तावित 4 बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कहाँ पे है ये पूछा हुआ, सिंपल है। देखिए क्लेसर जो है, अब आप याद कर सकते हो, पंजाब में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, हरियाणा में है। हरियाणा में भी कहाँ, यमुनानगर के ज़िले में स्थित है ये। और यहाँ पर एक चीज़ है, ये कौन सा है, ये शिवालिक जो है, शिवालिक हिमालय की जो शिवालिक श्रृंखला उसकी तलहटी में मौजूद है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, शिवालिक की तलहटी में मौजूद है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। लेखांकन के शब्द में परिवर्तन चरों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जो परिवर्तन चर है, देखिए 2 चर होती हैं, एक होता है प्रवाह होता है, एक होता है आपका स्टॉक। तो स्टॉक और प्रवाह में अंतर क्या है, देखिए स्टॉक क्या है, स्टॉक एक, इसका स्टॉक का कोई समय काल नहीं होता है, समय काल इसका कोई फिक्स नहीं होता है, और इसे क्या निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। अब आप एक ध्यान इसको थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में गोडाउन में यहाँ पे माल रखा हुआ है, यहाँ देख लेते हैं 120 क्वांटिटी के नग रखे हुए, तो स्टॉक कितना, ये कहेगा 120 क्वांटिटी की। लेकिन कब चेक किया, एक निश्चित बिंदु पर सुबह 11 बजे इन्होंने चेक किया, शाम को देखेंगे या फिर नेक्स्ट डे 11 बजे चेक करेंगे, अच्छा ठीक है अभी 110 हो गया है तो यहाँ पे स्टॉक 110 है हमारे पास, ये स्टॉक है। प्रवाह क्या होता है, फ्लो होता है। फ्लो में कैसे होगा, यानी कि इसमें कोई समय अवधि दी होती है, यानी कि समय काल होता है, जैसे कि कितने टाइम के पर क्या फ्लो चल रहा है, इस तरह से। अब देखेंगे कि स्टॉक है, अब आप बैंक बैलेंस देखेंगे और इक्विटी शेयर होल्डिंग, तो क्या ये स्टॉक नहीं है, दोनों ही ये स्टॉक हैं। अब स्टॉक में और क्या आ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जनसंख्या, वस्तु, विदेशी मुद्रा, श्रम बल, पूंजी आदि सभी स्टॉक अवधारणा है। यहाँ पर प्रवाह चरों में पूछा हुआ है, आय और लाभ दोनों प्रवाह हैं। ठीक है, इनका फ्लो होता है, आय और लाभ दोनों ही प्रवाह हैं। और इसके बीच में जैसे प्रवाह में आपका व्यय आ जाएगा, उत्पादन आ जाएगा, ठीक है, किराया आ जाएगा, लाभ, पूंजी निर्माण आ जाएगा, और ब्याज आ जाएगा। देखिए ब्याज आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो आई होप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 83, ये सब एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट हैं, वहाँ दे रखे हैं, वहाँ आपने रिवाइज किए हुए होंगे। 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वातंत्र्योत्तर भारत में भूमि सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य था। देखिए स्वातंत्र्योत्तर भारत में प्राथमिक उद्देश्य क्या था, पहले उससे पहले कितने जमींदार लोगों के पास में हजार हजार एकड़ भूमि थी, लेकिन गरीब के पास में भूमि नहीं थी, वो उन पर बलाश्रम करा लेता था। ठीक है, बंधुआ मजदूरी कराते थे। तो सबसे पहले काम क्या हुआ, सबसे पहले काम हुआ कि सभी जितने भी भूमिहीन है उनको वही जमीन का जो है, जो भूमि है उसका वितरण करना है, पुनर्वितरण करना था। तो यही काम हुआ था। ए इसका सही आंसर होगा, बाकी सब इसका सही नहीं है, ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 84, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए ये वाला, अब जैसे विजन टेस्ट सीरीज है, इसके एक्सप्लेनेशन में 1996 में स्टैब्लिशमेंट दे रखी है, जबकि इसकी 1966 में स्टैब्लिश हुआ था ये। ठीक है, तो अभी जो करंट में अभी जो टेस्ट सीरीज है वहाँ पे अपडेटेड नहीं है, वहाँ पर 68 मेंबर्स हैं, 69 मेंबर हैं अभी इसके टोटल जो है। इसमें से 49 एशिया पैसिफिक रीजन से हैं, 20 अदर रीजन से आते हैं। अभी इसमें सबसे लास्ट में कौन 2024 में शामिल हुआ है, इजराइल, ये याद रखिएगा। तो भारत का एडीबी में शीर्ष 5 शेयरधारकों में से एक है, बिल्कुल सही है। देखिए जापान और यूएसए, इन दोनों के पास में 50.66, दोनों के पास में 50.6 की शेयरधारिता है। चीन के पास जाएंगे तो 6.4 आती है, भारत के पास जाएंगे तो 6.3 आती है, और ऑस्ट्रेलिया के पास में 5.8% की शेयरधारिता है। अब आप समझेंगे कि देखिए 5 सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक सही है। वर्तमान में 100 से अधिक इसके सदस्य, ये गलत है। ये सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना को वित्त पोषण करता है। देखिए केवल सार्वजनिक क्षेत्र की, अब देखिए केवल सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है, निजी क्षेत्र की भी करता है, साथ में निजी क्षेत्र की भी करता है, तो ये गलत होगा, तो आंसर होगा एक केवल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, भारत में पोत परिवहन के क्षेत्र में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में व्यापार
का मात्रा के हिसाब से लगभग 95%, मूल्य के हिसाब से लगभग 68% व्यापारिक समुद्री मार्गों से व्यापार होता है। बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे, अंतर्देशीय जल परिवहन भारत में संगठित माल परिवहन का 2% से भी कम वहन करता है। तो ये संगठित माल वहन का बिल्कुल 2, इनलैंड जो है करता है, ऐसे ही करता है, 2% से भी कम वहन करता है। देखिए भारत में एक योजना चल रही है, इसका आंसर होगा सी, सागर माला परियोजना। ठीक है, आपने सबने सुना ही होगा। ठीक से लिखता हूँ, आप कहेंगे राइटिंग भी नहीं आती। सागर माला परियोजना। तो सागर माला परियोजना में क्या है कि इसके 14 मेगा तटीय जो है आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो सागर माला में 14 मेगा तटीय आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, तो इसका सी सही होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत कम पूछता है यूपीएससी, थोड़ा सा उनसे बचना भी है, क्योंकि ये तो टेस्ट सीरीज का मामला है, सब कवर करना है। भारत में अवसंरचना क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारतीय रेलवे की लंबाई दृष्टि में विश्व का चौथा सबसे बड़ा है। हाँ, अमेरिका, चीन और रूस के बाद में भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे चौथा नेटवर्क है। और राष्ट्रीय राज्य मार्ग कुल सड़क नेटवर्क का लगभग 10% है। 10% नहीं है भाई, कुल सड़क नेटवर्क का सिर्फ 2% राष्ट्रीय राज्य मार्ग है। और ये 2% सबसे बड़ी बात क्या है, ये 40% व्यापार को धारण करता है, मतलब व्यापार का जो बोझ है वो 40% से 2% पे है। ये तो यहाँ गलत हुआ, आंसर है 1। अब देखेंगे कि सड़क नेटवर्क, देखिए यात्री परिवहन अगर हम कराते हैं तो पहला आता है, माल भाड़े में हम पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आते हैं। ध्यान रखिएगा, यात्री परिवहन में हम पहले नंबर पे हैं और माल भाड़ा में 4th नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। अब मूल्य अनुसार पूछा हुआ, एड वैलोरम टैक्स के बारे में पूछा हुआ। एड वैलोरम टैक्स क्या, किसी वस्तु के आकलित मूल्य पर आधारित कर होता है, जिसे कि अचल संपत्ति या व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में होता है। देखिए लैटिन में इसका अर्थ ही होता है मूल्य अनुसार, वैलोरम का होता है मूल्य अनुसार, लैटिन भाषा का अर्थ यही है। ये बिल्कुल सही है कि चल अचल संपत्ति पर किया जा सकता है, जैसे कि जीएसटी एक मूल्य अनुसार कर है, जैसे वस्तु मूल्य अनुसार एक कर है, वस्तु और सेवा कर, बिल्कुल सही है। जैसे मूल्य होगा उसी हिसाब से जीएसटी लगती है। जैसे कि नाटक मनोरंजन पे 18% है, कार लेने जाएंगे तो वह लग्जरी में आएगा 28% है, तो मूल्य के हिसाब से ही यहाँ पे टैक्स लग रहा है। तो एक और दो दोनों सही होंगे। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 88 है, तो वित्तीय सूचना के बारे में, वित्तीय आसूचना एकक। देखिए वित्तीय आसूचना एकक क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है 2002 का, उस एक्ट के अंतर्गत सूचना एकत्रित करना इसका कार्य है। राजस्व विभाग के अधीन एक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। ये राजस्व विभाग के अधीन है। ये गृह मंत्रालय के प्रत्येक क्षेत्राधिकार के अधीन आता है। देखिए गृह मंत्रालय का वित्तीय आसूचना से मतलब नहीं, आप कॉमन सेंस लगाएंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री होगा। ठीक है, तो एक आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। भारतीय बैंकों के लिए 2.5 लाख रुपए से अधिक के लेन देन पर एफआईओ को मासिक लेन देन की रिपोर्ट सीटीआर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। देखिए ये 2.5 लाख रुपए से नहीं है, ये 2.5 लाख नहीं है, 2.5 लाख बहुत हो जाएगा। देखिए आम लोगों के अकाउंट में भी ट्रांजेक्शन होती है, तो इसकी लिमिट जो है 10 लाख रुपए है। आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर्स में भी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, तो डी आंसर होगा, 2 भी इसका गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक फल पकाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। देखिए फल पकाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मीथेन और मिथेनॉल जो होता है CH3OH होता है। देखिए प्लास्टिक हुआ, पेंट हुआ, गाड़ी के पार्ट्स बनाने में हुए, ऊर्जा हुआ, ईंधन हुआ, उन सब में इसका यूज़ किया जाता है। तो फल पकाने के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता। एथिलीन है, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। इसे फसाई ने मान्यता दी है, FSSAI फसाई ने मान्यता दी है। और इसे H2C = CH2 इसका फॉर्मूला होता है। प्रोपाइल अल्कोहल जो होता है ये क्या, जर्म किलर के रूप में माना जाता है, और कॉस्मेटिक में इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कॉस्मेटिक में प्रोपाइल अल्कोहल को। सोडियम कार्बोनेट है, इसका यूज आपका साबुन बनाने, सर्फ बनाने, स्विमिंग पूल, टूथपेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, क्लीनिंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, स्टेबलाइजर, रेजिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये भी यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, तो आंसर होगा एथिलीन। और ये प्राकृतिक रूप से पेड़ों में भी पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, वहाँ भी फल पकाने के लिए काम करता है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अब 90 नंबर देखेंगे, यानी कि सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ सभी को प्राप्त होता है, यह किसी विशेष उपभोक्ता वर्ग तक सीमित नहीं होता है। ठीक है भाई, देखिए सार्वजनिक अगर कोई वस्तु है तो उसका उपयोग सभी के लिए ही होता है, इस पर किसी के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। तो ये सही होगा, कथन 1। तो एलिमिनेट करिए, कथन 1 गलत है। हाँ, ये वाला हो गया। आप देखेंगे कि सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन केवल सरकार द्वारा ही किया जाता है। देखिए सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये तो यहाँ पे गलत होगा। तो यहाँ 2 गलत होगा, तो आप देखेंगे कि इसमें भी 2 गलत है, और तो एलिमिनेट कर इनमें कहता है दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाते हैं, बचता ही है, तो ये सही होगा। अब देखेंगे हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सार्वजनिक
प्रावधान, इसमें क्या होता है, वस्तुओं का वित्त पोषण, सार्वजनिक प्रावधान होता है। यहाँ पर वस्तुओं का वित्त पोषण कहाँ से किया जाता है, बजट के द्वारा। ठीक है, अब होता है एक सार्वजनिक उत्पादन। ठीक है, सार्वजनिक उत्पादन में अंतर है। जब सार्वजनिक उत्पादन कब कहा जाता है, जब सरकार उसका उत्पादन कर रही है, लेकिन यहाँ पर उत्पादन में सरकार और निजी क्षेत्र के द्वारा, दोनों के द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो वो यही पूछ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका सी। कहाँ पर है सर? ठीक है, सॉरी थोड़ी सी आवाज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। पेमेंट बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में भुगतान बैंकों के लिए उपयुक्त में से कितनी सेवाएं प्रदान की जाती है। देखिए आपको पता होगा, नचिकेत मोड़ समिति के आधार की रिपोर्ट के हिसाब से आई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे 2018 के प्री में और 21 के प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए करंट अकाउंट, मैं बताता हूँ पहले आपको। मांग जमा स्वीकार करना, आपने पेमेंट बैंक सुना होगा। देखिए पेटीएम का एग्जांपल ले सकते हो, पेमेंट बैंक। ठीक है, तो मांग जमा स्वीकार कर, आप वहाँ पे अकाउंट में पैसे रख सकते हो। पहले 1 लाख रुपए रख सकते थे, लेकिन अभी जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए की लिमिट कर दी है। धन प्रेषण की सेवाएं बिल्कुल ले सकते हो आप, धन प्रेषण की सेवाएं वहाँ पे मिलती है धन भेजने के लिए। नेट बैंकिंग, फंड ट्रांसफर जैसी सेवाएं भी देता है, बिल्कुल सही है। असेवित और अल्पसेवित वर्गों के लिए क्रेडिट कार्ड, देखिए आपने देखा होगा कि पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, तो ये यहाँ पे गलत होगा, तो आंसर होगा केवल 3। अब मैं बताता हूँ, देखिए करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों ये रख सकते हैं, यहाँ पे सेवा हो सकती है। एटीएम दे सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। जो इनकी मांग जमा है, डिमांड डिपॉजिट है, उसका 75% ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, तो इनका और CRR कैश रिजर्व रेशियो भी इनको मेंटेन करना होगा। अब देखिए ये क्या, ये एक तो ऋण नहीं दे सकते, ऋण नहीं देगा यानी कि क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। ठीक है, NRI जो जमा है, NRI अगर कोई डिपॉजिट करता है तो उसको भी ये स्वीकार नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, बस इतने ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसके प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 92। प्राय सुर्खियों में देखी जाने वाली रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई गई? देखिए वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट नहीं बनाई है, UN एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है उनके द्वारा भी नहीं बनी है। प्रकृति संरक्षण हेतु विश्व कोष अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण ने बनाया कि भाई ठीक है, जो ब्लू इकोनॉमी यानी कि समुद्र वगैरह की जो इकोनॉमीज़ हैं उनको बनाना है, मछलियों के बारे में काम करना है, ये सब इनका उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा B, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। भारत में दूरसंचार क्षेत्र के बारे में पूछा हुआ है कि भारत में दूरसंचार, आई होप क्वेश्चन नहीं आया पूरा, सॉरी। आप लोग वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट भी करते हो ना, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 93 में दूरसंचार क्षेत्र के बारे में पूछा हुआ है। भारत 1 अरब से अधिक उपभोक्ता आधार के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संचार नेटवर्क है, बिल्कुल सही माना जा सकता है। ठीक है, दूरसंचार में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संचार नेटवर्क है। ठीक है, इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से माध्यम से 74% की प्रत्यक्ष FDI यानी FDI की नहीं भाई 100% की अनुमति है इसमें। ठीक है, तो गलत हो गया। 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 5G नेटवर्क की शुरुआत हो चुकी है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर हो चुकी है। ये कब हुआ? 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी। अब बात करते थे दूरसंचार क्षेत्र की। अभी देखिए FDI के मामले में जब प्राप्त होती है तो 3rd नंबर पे आता है, भारत में ही 3rd नंबर पे है। तो ये इस नंबर के साथ में 7.1% का योगदान देता है FDI फ्लो के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। दूरसंचार 3rd नंबर पे आ रहा है। इस हिसाब से इसका आंसर जो होता है वो मैंने केवल 2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोक अदालत के बारे में है। तो लोक अदालतें क्या है? ये एक ADR का समाधान तंत्र है, बिल्कुल सही है। समय समय पर लोक अदालतें लगाई जाती हैं, सही है। तो ये अभी क्या है कि इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन तीसरा देखेंगे, लोक अदालतों के मामलों में निर्णय करने के व्यक्ति सदस्य न्यायिक क्षमता में कार्य करते हैं, तो न्यायिक क्षमता में कार्य नहीं करते हैं। अभी क्या हुआ, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि लोक अदालत की जो कार्यवाही की प्रकृति है वो न्यायिक नहीं होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो B इसका सही आंसर होगा। लोक अदालत के बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है आपको। 95 देखेंगे, हाल ही में खोजी गई 5200 वर्ष यानी कि 5200 ईयर्स ओल्ड पुरानी हड़प्पा बस्ती पड़ता बेटा कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है पड़ता बेटा, वहाँ पर ये खोजी गई है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे मवेशी, भेड़, बकरी, शंख, तांबा, पत्थर से बने आदि उपकरण के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अभी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप सोचेंगे कि ठीक है बस कर करके निकल जा रहे हैं। तो GST के बारे में पढ़ लेते हैं। GST में कौन से है? एकल प्रत्यक्ष कर है, सबको पता होगा यार, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष कर है। ये तो कितनी बार पढ़ चुके होंगे आप, एक एलिमिनेट कर दो। ठीक है, सॉरी, ये संपूर्ण देश में गंतव्य आधारित है, सही बात है, जहाँ पे पहुँचेगा उसके गंतव्य आधारित कर माना जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97।
अपस्फीति कब होती है? अपस्फीति कब होती है? पुनःस्फीति कहते हैं। अपस्फीति जब होती है जब मुद्रास्फीति की दर में कमी आ जाती है। तो मुद्रास्फीति अपस्फीति देखें, मुद्रास्फीति की दर में कमी यहाँ पे आ रही है। अपस्फीति कब होती है? मूल्य में निरंतर गिरावट आती है। पुनःस्फीति होती है आर्थिक सुधार के दौरान भी मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। तो केवल एक युग्म इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। तो 98 में है कुछ फसल उत्सव होते हैं, समय समय पर अलग अलग जगह मनाए जाते हैं, जैसे कि बोहाग बिहू है, इसे आप रोंगाली भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पे होता है? ये आसाम के अंतर्गत होता है। पुथांडु जो है, पुथांडु जो आपका होता है आपका ये तमिलनाडु के अंतर्गत होता है। सही है। पयला बोईशाख क्या है? पयला बोईशाख होता है आपका वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में नहीं होता है, और ये आंध्र प्रदेश में नहीं होता है। कि विशु ये केरला में होने वाला है। ठीक है, तो इसका एक युग्म सही है केवल, बाकी युग्म आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। सीपीआई के बारे में है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में। देखिए कॉमन सेंस से करेंगे। सीपीआई के अंतर्गत उन वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है जिन्होंने घरेलू परिवार को उपभोग के लिए प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल सही है। देखिए सीपीआई क्या है? तो उसमें लिखा ही है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता कौन होता है? जो अंत में होता है, इसीलिए तो एक तो इसका सही है। ठीक है, दूसरा देखेंगे, एक रूपता बनाए रखने के लिए सीपीआई में मौजूदा सभी चार प्रकारों का आधार वर्ष एक ही रखा गया। नहीं, देखिए सीपीआई इसमें क्या है, एक होता है सीपीआई औद्योगिक श्रमिक है जिसका 2016 का बेस ईयर है। एक है शहरी गैर मैनुअल कर्मचारी, उसका जो है आधार वर्ष 2011 है। और एक है कृषि श्रमिक जो 1986-87 आधार वर्ष मानता है। अभी 1983 जो है ग्रामीण श्रमिक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो केवल एक इसका सही है। आधार वर्ष अलग अलग है भाई। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे कि श्रम बल में 15 से 59 वर्ष के कार्यशील आयु समूह के सभी लोग शामिल होते हैं। देखिए कार्यशील आयु समूह की बात कर रहा है, तो इसमें भाई सभी लोग में बेरोजगार भी शामिल होंगे। ठीक है, तो बेरोजगार भी यहाँ पे शामिल होंगे, तो ये गलत हो जाता है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात यानी कि WPR को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इन्हें बिल्कुल नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। बेरोजगारी दर को श्रम बल में शामिल व्यक्तियों से बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ये से भी परिभाषित किया जाता है। होप आप समझे होंगे। तो इसके दो स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। अगर इसमें बेरोजगार भी होते तो शामिल, तो ये भी सही होता था। देखिए अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। कोई भी कमेंट आप कर सकते हो, अगर इसमें कोई सुधार करना हो, फीडबैक आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको ये सब वीडियो, और प्लेलिस्ट ज़रूर देखना।